हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर थर्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया है और चैप्टर थर्ड जो है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। 30 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका था उसका 31 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए क्या कहता है देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट इंश्योर एडहेरेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है ना, एट कॉस्ट इंश्योर at cost ensure adherence of ठीक है, अभी समझाएंगे इसको पूरा। adherence of a कंजर्वेशन या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस भी इसको बोलते हैं। बी कॉस्ट कंसेप्ट, सी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और डी कहता है आपका एक्रूअल कंसेप्ट। चलिए इसको समझते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, हम फिक्स्ड एसेट जब भी कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, जो भी आपका है, जब हम इसको परचेज करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किस पे? एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब हो गया कि जितने में हमने परचेज किया है उतने में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। मान लो हमने एक बिल्डिंग परचेज किया और बिल्डिंग जो हम लोगों ने परचेज किया है, बिजनेस का बिल्डिंग, वो 12 लाख रुपए में किया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एट कॉस्ट, यानी हमने परचेज किया तो इतना हमें पड़ा 12 लाख का। मार्केट में इसका वैल्यू 13 लाख भी हो सकता है, मार्केट में इसका वैल्यू 12 लाख से कम, यानी मान लेते हैं 10 लाख भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट में इसका वैल्यू कुछ, तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? एट कॉस्ट, यानी 12 लाख पे। मार्केट वैल्यू से हमको इसका मतलब नहीं है, एट कॉस्ट, और इसी से हम डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे। तो ये जो है हम किस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए जो हम फिक्स्ड एसेट, ये मेरा जो है फिक्स्ड एसेट, इसका रिकॉर्डिंग जो हम किए हैं वो 12 लाख पे यानी एट कॉस्ट पे किए हैं, वो किस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, किस कंसेप्ट को एडहेरेंस ऑफ, मतलब किस कंसेप्ट का पालन करते हुए, किस कंसेप्ट को भरोसे में रखते हुए जो है हम इसको एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी किसी भी फिक्स एसेट को जितना में हम लोगों ने खरीदा है उतने पे ही रिकॉर्ड करते हैं, एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। मार्केट वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। ये किस कंसेप्ट का पालन करते हुए या किस कंसेप्ट को भरोसे में रखते हुए हम ऐसा काम करते हैं, तो ये है आपका कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जो हमें यही कहता है कि आपने जितना में कोई फिक्स एसेट परचेस किया है उसको आप उसी वैल्यू पे यानी एट कॉस्ट वैल्यू पे ही आप रिकॉर्ड करोगे। जितना में आपको पड़ा, तो हमें तो पड़ा 12 लाख में, तो हम 12 लाख में रिकॉर्ड करेंगे। हमें पड़ता है 11 में, तो हम 11 में रिकॉर्ड करते हैं। हमें पड़ता है 10 में, तो हम 10 में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मार्केट वैल्यू को आप ध्यान में मत रखिए। ये कौन सा कहता है, किस, देखिए फिर से बोलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट एट कॉस्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट एट कॉस्ट इंश्योर एडहेरेंस ऑफ। एडहेरेंस ऑफ का मतलब हो गया कि किस कंसेप्ट का अनुपालन करते हुए, पालन करते हुए, या किस कंसेप्ट को भरोसे में,
एडहेरेंस का यहाँ पर मतलब है किस कंसेप्ट को आप भरोसे में रखते हुए, पालन करते हुए आप जो है फिक्स एसेट को एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, तो वो होगा आपका कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आप बोलिएगा कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस क्या है, तो ये कहता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है इग्नोर करो, लॉस होने वाला है उसकी तैयारी अभी से करो। तो ये ऑप्शन तो गलत है, इस कंसेप्ट तो कहता ही कुछ और है और क्वेश्चन कुछ और है। कॉस्ट कंसेप्ट तो आप जान ही रहे हो कि जिस कॉस्ट पे परचेस किया है उसी पे रिकॉर्ड करो, ये आपका बिल्कुल सही है। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है ये मानते हुए आप अकाउंटिंग करो कि ये बिजनेस जो है इनडेफिनेट पीरियड तक, अनंत काल तक चलता चला जाएगा, इसी को मानते हुए आप रिकॉर्डिंग करो। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन से, ये तो आपका एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, इसमें तो दूसरा कंसेप्ट काम हो रहा है, कॉस्ट कंसेप्ट। एक्रूअल क्या है, ये भी नहीं हो रहा है। एक्रूअल क्या कहता है कि जो बिजनेस में एक्सपेंस है, भले आपने दिया हो या ना दिया हो, आप उसको अपना एक्सपेंस मानते हुए रिकॉर्ड करोगे। सेम चीज़ आपका इनकम के लिए भी है, तो ये आपका एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। तो ये भी आपका नहीं होगा, जो हम फिक्स एसेट को एट कॉस्ट पे करते हैं रिकॉर्डिंग फिक्स एसेट को, वो कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। कहता है आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज मेड ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ। कोई भी प्रोविजन जो है हम किस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज मेड, बनाया जाता है ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ, ड्यू टू द concept of A, conservatism, B, matching, C, A, B both, और डी मेटैलिटी। कौन सा कंसेप्ट को हम फॉलो करते हुए करते हैं? देखिए, प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं, तो प्रोविज़न और रिजर्व में एक आपका बारीक अंतर होता है। एक होता है आपका प्रोविज़न, शॉर्टकट में ही समझाएंगे, बहुत लॉन्ग नहीं जाएंगे। प्रोविज़न एंड रिजर्व क्लास 11 में आपको पढ़ा भी चुके हैं। एक होता है आपका रिजर्व। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है आपका कि रिजर्व जो बनाते हैं वो प्रॉफिट होगा तो बनाते हैं, यानी कि रिजर्व प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। प्रोविज़न चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। इसको हम पीएल के डेबिट में करके जो है प्रोविज़न हम बनाते हैं। बनाते क्यों हैं? अननोन लायबिलिटी के लिए। प्रोविज़न क्यों बनाते हैं? नोन लायबिलिटी के लिए। रिजर्व हम बनाते हैं कोई भी अननोन लायबिलिटी, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ पैसा हम जमा करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजर्व। फ्यूचर में कुछ लायबिलिटी अकर होना ही होना है, कुछ ऐसा आपका लायबिलिटी है जो अकर होगा, यानी कि कोई लायबिलिटी जो है आपका सामने आएगा, लेकिन उसका अमाउंट हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितने का, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविज़न। यानी ये अननोन लायबिलिटी के बनाते हैं, ये हम नोन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं प्रोविज़न। अब प्रोविज़न जो है हम बनाते हैं तो किस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, तो याद रखिएगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है? फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो इग्नोर करो, लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी अभी से करो। तो उसकी ही तैयारी करते हैं हम प्रोविज़न बना के। जैसे मान लीजिए कि हम एक बनाते हैं प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्या हुआ कि बिजनेस है और बिजनेस ने मान लो कि अलग अलग लोगों को सामान बेचा, अलग अलग लोगों को क्या किया? सामान बेचा।
उधार में सामान बेचा, क्रेडिट सेल किया बिजनेस ने। अब मान लो कि इसे बेचा 5,000 का सामान, इसे बेचा 4,000 का सामान, इसे बेचा 1,000 का सामान। तो ये सब कोई बिजनेस के कौन हो गए? डेटर हो गए। डेटर क्यों? क्योंकि नियर फ्यूचर में बिजनेस को ये सारे लोग जो है कैश देंगे, पैसा देंगे जो सामान उधार में बेचा गया है। लेकिन चूंकि हम सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो ये बात हम जानते हैं कि उधार में जो हम बेचे हैं तो कुछ डेटर ऐसे होंगे जो पैसा लेकर के भाग जाएंगे, हमको पैसा नहीं देंगे। तो इससे मेरा क्या होगा? नुकसान। मान लो ये वाला डेटर है और हम जानते हैं कि कुछ डेटर पैसा लेकर भागेंगे, कौन है नहीं है, कौन भागेंगे ये नहीं पता, और हमको एग्जैक्टली अमाउंट भी नहीं पता कि 1,000 का डेटर वाला भागेगा या 4 वाला भागेगा या 5 वाला भागेगा, ये भी हमको पता नहीं है। यानी लायबिलिटी नोन है, प्रोविजन बना रहे हैं, लायबिलिटी नोन है कि फ्यूचर में हमको नुकसान होगा, यानी कोई डेटर हमको पैसा नहीं देगा, ये लायबिलिटी नोन है। नोन है सर, नहीं भागा तो अच्छी बात है, लेकिन भागेगा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हम सालों से बिजनेस कर रहे हैं और हमको ये एक्सपीरियंस है कि हाँ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ डेटर भागते हैं। तो हम क्या बनाते हैं? प्रोविज़न बनाते हैं, और हम एक देखते हैं कि मतलब कितना डेटर लगभग हमको हर साल पैसा नहीं देता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 1,000 का नहीं देगा, तो हम प्रोविज़न कितने से बनाएंगे? 1,000 से बनाएंगे, है ना। लेकिन अमाउंट अननोन है, हम अभी भी बता रहे हैं। लायबिलिटी नोन है, कोई ना कोई तो भागेगा, ये हमको पता है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस मेरा यही कहता है। लेकिन क्या 1,000 वाला ही भागेगा या 4,000 वाला भागेगा या 5,000 वाला, ये हमको नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि हमको नुकसान होगा। तो लायबिलिटी नोन है लेकिन अमाउंट अननोन है, 1,000 हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, इसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। क्या बना के? प्रोविज़न बना के। प्रोविज़न मतलब उसके लिए पैसा हम अलग से पीएल के डेबिट से काट के रख लिए, ताकि प्रॉफिट से हटा के रख लिए, प्रॉफिट को कम कर दिए, मतलब उसके लिए हम पैसा अलग से रख दिए, ठीक है। ताकि ये ना हो कि अरे यार डेटर से मेरा पैसा आना था, कितना आना था टोटल देखिए तो 5,000, 4,000 और 1,000, टोटल 10,000 आने वाला है। अब कल को मान लो 1,000 डेटर वाला भाग जाता है तो 9,000 आएगा, तो आपको फ्यूचर में क्या लगेगा? अरे नुकसान हो गया 1,000। तो उस नुकसान की तैयारी कर लीजिए ना अभी आप क्या करिए? प्रोविज़न बना लीजिए, पैसा हटा के अलग से रख लीजिए उसके लिए, ठीक है। उसका पीएल से उसको चार्ज कर लीजिए, प्रोविज़न बना लीजिए। तो ये हो गया आपका प्रोविज़न, ठीक है। अब ये किस कंसेप्ट कर रहे हैं? तो फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, कोई डेटर पैसा लेकर भाग सकता है, तो उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं प्रोविज़न बना के। तो कौन सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्लियर है आपका? तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट इज मेड ड्यू टू विच कंसेप्ट? अब डिस्काउंट भी देना है। अब जो डेटर पैसा देगा बिजनेस को, ये तो नहीं देगा, मान लेते ये नहीं देने वाला है, बाकी तो देगा ना। तो कितना टोटल देगा बिजनेस को? देखिए तो 5,000 और 4,000, ये तो आपको पैसा देगा ना। अब जो डेटर पैसा देगा आप उसको डिस्काउंट नहीं दीजिएगा, ये भी है कि डिस्काउंट भी हमको देना है ना। तो 9,000 का 10% मान लीजिए डिस्काउंट देता है 900 रुपया, तो 900 भी तो फ्यूचर में लॉस है ना। 900 भी जो हम दे रहे हैं, बिजनेस जो दे रहा है 900 का डिस्काउंट, वो भी तो लॉस है ना एक तरीके से, वो भी तो बिजनेस के लिए नुकसान ही है ना। तो अगर हम उसके लिए भी प्रोविज़न बनाएंगे, प्रोविज़न उसको हम क्या कहेंगे? तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट इज मेड। हम जो डिस्काउंट देंगे उसके लिए प्रोविज़न बनाएंगे कि अरे बाप रे हमको तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन कितने पर देना पड़ेगा ये भी हमको नहीं पता। अभी तो दिख रहा है यहाँ पे 9,000, लेकिन हो सकता है 4,000 वाला ये नहीं देता है, तो कितना डेटर देगा? 5 और 1 6,000 ये देगा, मान लेते हैं 4 लेके भागता है, तो 1,000 और ये देगा तो 6,000 देगा। तो 6,000 का मान लीजिए कि 10%, तो 600 रुपया बनता है डिस्काउंट। तो अभी भी जो है अमाउंट डिस्काउंट का भी ये भी अननोन है, जो पैसा देगा उसी को तो डिस्काउंट देंगे ना हम, ठीक है। तो अमाउंट अननोन है लेकिन लायबिलिटी नोन है, यानी कि हम जान रहे हैं कि डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो कौन सा कंसेप्ट ध्यान रख रहे हैं? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। सब कुछ इसी से चल रहा है, ठीक है। चलो ये आपको क्लियर हो गया कंजर्वेटिज्म। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली बनाया गया है कि आप सेम ईयर का रेवेन्यू और सेम ईयर के एक्सपेंस को आप कंपेयर करो, ताकि आपको ठीक ठीक प्रॉफिट पता चले। तो ये कहता है मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट तो यहाँ पर प्रोविज़न के केस में अप्लाई नहीं हो रहा है ना। ये बोलता है मैचिंग कंसेप्ट कि रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों सेम ईयर का होना चाहिए, तभी हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब बोलता है कि ए और बी दोनों होगा, दोनों तो नहीं होगा क्योंकि मैचिंग तो नहीं है, तो बी तो नहीं होगा, ए होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और मैटरनिटी कहता है कि जो मटेरियल आइटम है उसको ही आप रिकॉर्ड करो, जो इंपॉर्टेंट आइटम है
वही आप जो है रिकॉर्ड करो। बाकी इमटेरियल आइटम जो अनइम्पॉर्टेंट आइटम है उसको या तो राइट ऑफ कर दो या इकट्ठे तौर पर दिखा दो। तो ये भी नहीं कहता है आपका, तो क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म हो गया आपका। क्लियर हो गया आपका 32। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसको हटाते हैं। थर्टी थ्री नंबर है ना। चलिए, when information about two different enterprises have been presented in a similar manner, the information exhibits the characteristic of। ठीक है, इसको समझाते हैं। क्वेश्चन लंबा है, हम इसको लिखेंगे नहीं, आपको हम सीधा समझाएंगे। एक कहता है रिलेवेंस, दूसरा है वेरीफाइबिलिटी, रियलाइबिलिटी, ये है आपका। इसके बाद है आपका रियलाइबिलिटी, और फिर है आपका नन ऑफ दिस, डी नंबर। क्वेश्चन को पहले समझाएंगे, उसके बाद कहता है कि व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ सिमिलर मैनर, द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, देखिए ये दो डिफरेंट फर्म है, दो डिफरेंट बिजनेस है ना, ये दो अलग अलग बिजनेस है, और दोनों का जो इन्फॉर्मेशन है, टू डिफरेंट फर्म एंटरप्राइजेस हैज़ बीन प्रेजेंटेड, जो दोनों का हम अकाउंटिंग किए हैं, जिस प्रिंसिपल जिस मेथड के थ्रू, वो बिल्कुल सेम है। अगर हम इस बिज़नेस में कोई जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो मान लीजिए कि हम मेथड ए से कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं मेथड ए, तो इस फर्म में भी हम क्या कर रहे हैं, मेथड ए ही अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेड सिमिलर मैनर, हम इसको सिमिलर मैनर में क्या कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और प्रेजेंट भी कर रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से, है ना। जैसे आपका अभी रिजल्ट आउट हुआ, तो सब लोगों का क्या होता है कि 100 में कितना आपने लाया मार्क्स, है ना, या 500 में आपने टोटल कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, तो सब का ऐसे ही निकाल रहे हैं परसेंटेज। 500 में आपने कैसे लाया, तो जो मार्क्स लाया तो मान लो कि 400 नंबर लाया, ठीक है, तो 500 आपका कितना हो गया, 80%, है ना। तो इस तरीके से 500 में कोई कितना लाया, यहाँ पे इंटू 100, वो परसेंटेज यहाँ पे आएगा। 500 में कितना आया, है ना, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 300 नंबर आता है तो कितना हो जाएगा आपका 60%, ठीक है ना, 60% आया। और 500 में मान लीजिए कि एकदम 500 आया किसी का, तो कितना हो गया 100%, और ये 80%। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका हर किसी का इंडिविजुअल रिजल्ट जो है, आपका किसी और का मान लीजिए कि कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, तो हर किसी का रिजल्ट एक तरीके से आउट हो रहा है। तो आप एक दूसरे के रिजल्ट को कंपेयर तो कर पा रहे हो ना, नहीं कर पा रहे हो कि 500 में 400 लाया तो 80% आया, ठीक है, 300 लाया तो 60%, और 5 में लाया आपका
500 तो 100% आया। तो मतलब आप कंपेयर तो कर पा रहे हो ना, और कंपेयर कैसे कर पा रहे हो, जब आप सिमिलर मेथड को हर जगह हर फर्म में कहने का मतलब अभी स्टूडेंट के बीच में हर किसी में आप एक ही मेथड को अप्लाई कर रहे हो, तो आप रिजल्ट को कंपेयर कर पा रहे हो, है ना, रिजल्ट को क्या कर पा रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपने जो रिजल्ट यहाँ पर आउट किया है, जैसे आपका 80%, 60% और 100%, तो वो कैसे आपने प्रिपेयर किया है, सिमिलर मेथड से, और आपने बिल्कुल सेम तरीके से दोनों को प्रेजेंट भी किया है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, अब ऑप्शन कहता है कि दो डिफरेंट फर्म है और दोनों का जो है वो सिमिलर मैनर में बिल्कुल प्रेजेंट किया गया है अकाउंटिंग को, है ना, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो दोनों को बिल्कुल सिमिलर मैनर में किया गया है। तो क्या ये रेलेवेंस है, रेलेवेंस का मतलब क्या ये जानकारी जो है वो उचित है, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या ये रेलेवेंस है, क्या ये उचित जानकारी दे रहा है, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी, क्या इन दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी, क्या इन पे भरोसा किया जा सकता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहे हैं आप, अगर सिमिलर मैनर में आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कंपैरेटिबिलिटी जो है अच्छे से एक दूसरे के रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका जो अगर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कंपैरेबिलिटी। ये होता तो आपका सही होता है, क्योंकि आप सिमिलर मैनर में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को कंपेयर ठीक से कर पाइएगा कि हाँ आपका भी ये रिजल्ट है और मेरा भी, मेरा कितना है तो 80%, आपका कितना है तो 60%, यानी कि आपका परफॉर्मेंस खराब है और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर दोनों का रिजल्ट आउट करें, इसको हटा देते हैं मान लीजिए सिमिलर मैनर में, तो क्या कहेगा कि हाँ ये वाला बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका खराब है, तो कंपेयर आप अच्छे से कर पा रहे हैं ना, तो कंपैरेबिलिटी इसका सही होना चाहिए। लेकिन रियलाइबिलिटी, भरोसेमंद होना चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए, ये तो नहीं दिखा रहा है, रियलाइबिलिटी तो इसमें नहीं होगा। वेरीफाइबिलिटी, क्या आप इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं वेरीफाई, लेकिन आप इसको कंपेयर अच्छे से कर सकते हैं, है ना, कि सिमिलर मैनर में प्रेजेंट हो रहा है तो ये आप कंपेयर अच्छा से कर सकते हैं। वेरीफाइबिलिटी तो आप ऐसे भी, वो तो अलग मैटर हो गया वो आपका। रिलेवेंस, क्या उचित जानकारी दे रहे हैं, उचित का तो बात ठीक है, आप उचित जानकारी दे रहे हो, लेकिन अगर सिमिलर मैनर में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कंपैरेबिलिटी जो है वो अच्छे से कर पाइएगा, तो आपका ये ऑप्शन रहता तो करेक्ट होता। बाकी सारा आपका ऑप्शन जो है गलत है, तो ये होगा नन ऑफ दिस, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, रेलेवेंस भी नहीं होगा, उचित जानकारी दे रहा है, उचित दे तो देगा ही, आप कर रहे हो अकाउंटिंग कर रहे हो तो उचित जानकारी तो देगा ही। वेरीफाई भी आप इसको कर सकते हैं, तो वो भी नहीं होगा यहाँ पर। रियलाइबिलिटी, क्या भरोसेमंद है, हाँ भरोसेमंद तो होना ही है, लेकिन ये भी नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो आप अगर सिमिलर मैनर में कर रहे हैं तो कंपेयर आप अच्छे से कर सकते हैं, तो कंपैरेबिलिटी आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, इस बात में ध्यान रखो। ये सारा क्या है आपका, तो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है और एक पढ़ा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, यानी ये सारा जो है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग है, मतलब कि ये मनी के टर्म में नहीं होने के बावजूद भी ये अकाउंटिंग का जो है एक कैरेक्टरिस्टिक विशेषता फीचर्स है आपका। ये सारा कुछ कौन कौन सा, रिलेवेंस, वेरीफाइबिलिटी, रियलाइबिलिटी या कंपैरेटिबिलिटी, आप ये सब कुछ कह सकते हैं, है ना। तो ये सब आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो इसका सही आंसर आपका कंपैरेटिबिलिटी होगा, लेकिन ये नहीं है तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। 33 के बाद 34, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पढ़ाया था, ये है आपका यूनिट नंबर 1 में ही मैंने आपको पढ़ाया होगा, है ना, यूनिट नंबर 1 में था ना आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें था रियलाइबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी और फेथफुल प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। चलो फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस पर फोकस करते हैं। 34 नंबर क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है,
ए, मेड बाय मैन, बी, मेड बाय गवर्नमेंट, सी, मेड बाय लॉ, और डी कहता है नन ऑफ दिस या नन ऑफ द एबव। चलिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है इसको किसने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 34, मेड बाय मैन। ठीक है, इसको समझाएंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल बनता कैसे है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तब जानिएगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनता कैसे है। दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। ये आपका कॉलेज है और ये आपका जो है होम है, घर है। कॉलेज से जब छुट्टी होती है या जब कॉलेज स्टार्ट होता है सुबह, तो आप आते हो और घर जाते हो। बहुत सारा रूट होता है आपके कॉलेज से घर तक पहुंचने का। एक ये है रूट, जिसको हम बोलेंगे मेथड नंबर 1। एक इधर से निकलिए, ऐसे पहुंचिए घर, इसको बोलेंगे हम मेथड नंबर 2। सब रास्ता है पहुंचने का, सबसे आप घर पहुंच जाओगे। एक है आपका ये, इसको बोलेंगे हम मेथड नंबर 3। ठीक है, जस्ट समझा। तो देखिए, अब आपका सारा मेथड है, यानी घर पहुंचने का आपको बहुत सारा मेथड है। मेथड नंबर 1, 2, 3, ये मेथड है आपका। सारे मेथड से आपका काम बन जाएगा, हर मेथड से आप घर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको अगर हम पूछें कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, 1, 2 या 3, तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे कि सर मेथड नंबर 1 जो है ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर हम आपसे इसका जवाब पूछेंगे कि क्यों, तो आप इसका जवाब भी दे पाओगे। सर यहाँ से यहाँ तक मेरा घर ये बिल्कुल से है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, तो हमको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम और हमारी एनर्जी दोनों सेव होगा। अगर हम टाइम भी सेव होगा, सीधा रास्ता है, टाइम भी सेव होगा, मेरा एनर्जी भी बचेगा। अगर आप जो है बाइक का, 4 व्हीलर का, किसी भी जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्यूल कंजम्पशन भी इसमें कम होगा। बहुत फ़ायदा है। बोलता है ना, टाइम इज़ मनी, तो जो समय ही धन होता है। तो आप देखिए कि हर कोई चाहता है कि हम टाइम सेव करें, एनर्जी सेव करें और अपना मनी सेव करें, सब कुछ सेव करें। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ए है। अच्छा, मेथड नंबर 2 भी तो पहुंचा देगा घर, बिल्कुल पहुंचा देगा। तो ना ही इसमें टाइम सेव होगा, ना ही आपका इसमें एनर्जी सेव होगा, ना ही इसमें आपका मनी सेव होगा, सब कुछ वेस्ट होगा। तो है तो मेथड नंबर 2, अगर इधर का रास्ता ब्लॉक है तो जाइएगा इधर से, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड 1 है। फिर बोलिएगा मेथड नंबर 3, सर इससे भी तो जा सकते हैं। कौन बोला नहीं जा सकता है? ना ही टाइम बचेगा, ना ही एनर्जी बचेगा, ना ही कुछ बचेगा। घर पहुँचते पहुँचते आप ढेर हो जाइएगा इस रास्ते से, और घर उसके बाद फिर जब थक जाइएगा तो दूसरे काम में आप जो है आपको करना है, पढ़ाई करना है, क्या करना है, वो सारा टाइम और मनी और सब कुछ आपका वेस्ट होगा इसमें। तो बताइए कि सबसे बेस्ट मेथड है मेथड नंबर 1। तो हम बताइए कि अब तीनों मेथड में से हमको बोलना है कि हम एक सिद्धांत बनाएंगे कॉलेज से घर पहुंचने का, एक प्रिंसिपल बनाएंगे हम कॉलेज से घर पहुंचने का। तो बताइए कि किस मेथड को आप प्रिंसिपल का यानी सिद्धांत का रूप देना चाहोगे। तो आप बोलिएगा कि सबसे बेस्ट मेथड है मेथड नंबर 1, इसी को हम बोलेंगे कि यही आपका प्रिंसिपल है, यानी ये सिद्धांत है कि आपको कॉलेज से घर पहुंचना है, तो आप मेथड नंबर 1, अब मेथड ना बोल के इसको बोलिए कि आप सिद्धांत यानी प्रिंसिपल नंबर 1 से जाइए। ये आपका प्रिंसिपल बन गया कि आप इसी को फॉलो करिए। ठीक है, तो ये बन गया प्रिंसिपल। बहुत सारे मेथड है, जो सबसे बेस्ट मेथड है उसी को हम बना देते हैं प्रिंसिपल, यानी कि इससे काम करना आपका बहुत आसान है। तो वही कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर, तो इसको किसने बनाया है। अगर हम बोले कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, जो इससे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसको किसने बनाया है, तो ये सारा रूट इंसान ने ही तो बनाया है ना। सड़क बनाया, इस पर जो है
रोड बनाया, डंपर चला, अलकतरा लगा, जो भी लगा आपका सामान, सब कुछ तो रूट बना ही हुआ है। कौन बनाया है? इंसान बनाया है। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड को प्रिंसिपल बोलेंगे। उसी तरह से जितना भी मेथड बना हुआ है सबको किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है ना, मेड बाय मैन। लेकिन उसी में से बेस्ट मेथड को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को किसने बनाया है? चूंकि मेथड को इंसान ने बनाया है तो प्रिंसिपल को भी इंसान ने बनाया है, तो मेड बाय मैन होगा यहाँ पर, यानी आदमी ने बनाया है। और ये क्या होता है? फ्लैक्सिबल होता है। ये क्या होता है? फ्लैक्सिबल होता है। जो भी प्रिंसिपल है समय के हिसाब से इसको बदला जा सकता है। ठीक है, मेथड नंबर 2 को भी बदला, रूट को भी बदला जा सकता है। यहाँ से रूट ब्लॉक कर दिया, यहाँ से बना दिया। तो कहने का मतलब कि ये सब कुछ क्या है? एक आपका फ्लैक्सिबिलिटी होता है, फ्लैक्सिबल है, समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसको मेड बाय मैन, इसको आदमी ने बनाया है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वो करेक्ट होगा। चलिए, मनुष्य द्वारा बनाए गए, मनुष्य द्वारा बनाए गए है ना, मेड बाय मैन। मेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है को बनाएगा? गवर्नमेंट तो जो है अपना रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, टैक्स के लिए आपका टैक्स अथॉरिटी वगैरह है, ये सब पे ध्यान रखता है। अकाउंटिंग को तो फ्लैक्सिबल बनाया गया, मेड बाय लॉ भी नहीं होगा आपका, कानून ने भी नहीं बनाया है, मेड बाय मैन होगा इसका, जो कि फ्लैक्सिबल होता है। बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत एक्सपीरियंस हो जाने के बाद, अब ऐसा नहीं कि ये मेथड था, तीनों मेथड एक बार में खोज लिया गया, धीरे धीरे कोई कोई मेथड खोजा गया। मेथड नंबर 1 2 3 हो सकता है 4 5 6, इससे भी कुछ बेस्ट आ जाए आपका, है ना। अब बोलिएगा इससे बेस्ट क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है ना। हो सकता है कि आपका यहाँ पर से जाने के लिए आप साइकिल, बस या सड़क से आते हो सकता है कि यहाँ से जाने का आपका कुछ एक्सक्लेटर बना दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे। लेकिन इससे भी कुछ बेस्ट मेथड हो जाएगा तो वो प्रिंसिपल का रूप ले लेगा। ये सब कुछ जो है वो इंसान बना रहा है, तो मेड बाय मैन होगा। चलो, इसके बाद क्या है आपका? 34 के बाद 35। तो 35 नंबर से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।